हम बात कर रहे थे माइटोसिस की, ठीक है ना। और माइटोसिस में ना हमने इतना आपको डिस्कस करके रखा है कि माइटोसिस का मतलब होता है बेटा इक्वेटोरियल डिवीजन। क्या होता है? इक्वेटोरियल डिवीजन। इक्वेटोरियल डिवीजन का मतलब मैंने आपको बोला था ना कि जब भी सेल डिवाइड करके 1 से 2 होगा ना बेटा, तो सेल 1 से 2 हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर जितना पैरेंटल था उतना डॉटर में भी होगा। मतलब क्रोमोसोम नेवर बी डिवाइडेड, क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। केवल और केवल किसका डिवीजन होगा? सेल का डिवीजन होगा, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर बिकेम इक्वल। क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? इक्वल होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल डिवीजन या माइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते थे? माइटोसिस। पहले बोला था कि इसकी जो डिस्कवरी है वो सबसे पहले अगर एनिमल सेल की बात करेंगे तो फ्लेमिंग ने किया था, और प्लांट सेल की बात करेंगे तो स्ट्रॉस बर्गर नाम के साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। मैंने बोला था कि जब भी आप इसकी स्टडी कर रहे हो, अगर हम लोग माइटोसिस की क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं, तो हमने बोला इसको सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हमने क्या बोला था? कैरियोकाइनेसिस। क्या बोला था? कैरियोकाइनेसिस, जिसका मतलब मैंने बोला था डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। मैंने बोला जब भी न्यूक्लियस डिवाइड करता है ना, तो कितने फेज में? 4 फेज में डिवाइड करता है। सबसे पहले प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ठीक है। so there are 4 different phase, there are 4 different phase, ठीक है। the first one prophase, metaphase, anaphase and telophase, ठीक है। और दूसरा मेरा टर्म क्या था? साइटोकाइनेसिस। क्या था? what is the meaning of cytokinesis? division of cytoplasm। मैंने बोला कि ये भी बेस्ड होता है एनिमल सेल है कि प्लांट सेल है, ठीक है ना। अगर एनिमल सेल है तो सेल फ्यूरो मेथड, सेल फ्यूरो मेथड, ठीक है। और अगर प्लांट सेल है तो सेल प्लेट मेथड, सेल प्लेट मेथड, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ना बेटा इन चारों फेज, ठीक है ना, कि व्हाट दैट हैपेंस इन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। मतलब हर फेज में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, ठीक है ना। उसी चीज को हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा आज का हेडिंग होगा प्रोफेज। क्या है? प्रोफेज, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप ये जानो ना बेटा कि प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, ठीक है ना। कैरियोकाइनेसिस की सबसे बड़ी फेज कौन सी होती है? प्रोफेज होती है, ठीक है ना। साइड लाइन से स्टडी करने के लिए ना बेटा इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक को बोलते हैं अर्ली प्रोफेज और एक को बोलते हैं लेट प्रोफेज। अर्ली एंड लेट प्रोफेज में डिवाइड होता है, पर आपके लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं, ठीक है ना। हम क्लियर बोल रहे हैं प्रोफेज, ठीक है ना। देखिए सपोज करो ना अगर कोई सेल है, कोई क्या है? सेल। तो सेल के अंदर ना बेटा सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट है ना बेटा प्रोफेज के अंदर ना क्या क्या आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ना बेटा स्टार्ट डिसअपीयर, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स क्या होने लगते हैं? डिसअपीयर, ठीक है ना। इवन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन as well as endoplasmic reticular membrane, endoplasmic reticular membrane also start disappear। क्या होने लगते हैं? डिसअपीयर होने लगते हैं, ठीक है ना। मतलब ये जो लेयर है ना बेटा समय के साथ क्या होने लगती है? डिसअपीयर, मतलब डिजनरेट करती है, ठीक है ना। दूसरी चीज हर सेल के ऊपर ये न्यूक्लियस अगर हमारा तो यहाँ पे सेंट्रियोल होता है। क्या होता है? सेंट्रियोल। दिस इज द सेंट्रियोल, ठीक है। तो ये सेंट्रियोल है बेटा डुप्लीकेट कर जाता है। क्या कर जाता है? डुप्लीकेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डुप्लीकेट? डबल। डिवाइड। क्या कर रहा है? डिवाइड। तो एक ऊपर और एक नीचे। तो ये जो है ना बेटा ऊपर वाला तो ऊपर
ऊपर रहकर नीचे वाला मूव करके अपोजिट पोल पे आने लगता है। ऊपर वाला मूव करके कहाँ आने लगेगा? अपोजिट पोल। ठीक है ना? सेंट्रियोल duplicate and move towards opposite pole। ठीक है, ये मूव करके कहाँ आने लगता है? ठीक है, पर साथ ही साथ इसके अंदर जो क्रोमोसोम होता है, क्या बोला? क्रोमोसोम होता है ना बेटा, क्रोमोसोम कंडेंस होने लगते हैं। क्रोमोसोम क्या होने लगते हैं? कंडेंस। क्रोमोसोम क्या होने लगते हैं? कंडेंस होने लगते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट होता है क्रोमोसोम कंडेंस। ठीक है ना? देखिए कंडेंस भी होते हैं, साथ साथ इक्वेटर पोजीशन पे भी मूव करने लगते हैं, मतलब इनका अब इक्वेटोरियल मूवमेंट होता है। ठीक है ना, मतलब ये इक्वेटर पे आके क्या होंगे? अरेंज होंगे। ठीक है ना, तो दिस इज द पॉइंट व्हिच इज हैपन इन प्रोफेज। मैंने क्या बोला कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स है। ठीक है ना, तो ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स आर स्टार्ट टू डिसअपीयर। सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स क्या होने लगते हैं? डिसअपीयर। क्या होने लगते हैं? डिसअपीयर। यहां तक कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन भी क्या होने लगती है? डिसअपीयर। डिसअपीयर का मतलब यहां पे है कि साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना, इसके बाद से बेटा जो हमारा सेंट्रियोल अगर एनिमल सेल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो प्लांट सेल के रिस्पेक्ट में नहीं। ठीक है ना, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है ना, तो ये सेंट्रियोल यहाँ पे क्या कर जाएगा? डुप्लीकेट कर जाएगा, मतलब एक से दो हो जाएगा और एक यहाँ रहेगा और दूसरा वाला मूव करके नीचे आने लगेगा। ठीक है ना, तो सेंट्रियोल डुप्लीकेट भी कर जाता है, साथ ही साथ मूव करके अपोजिट पोल पे भी आने लगता है। ठीक है ना, इसके साथ साथ इसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो कंडेंस होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? कंडेंस होने लगते हैं। और एक चीज और भी बेटा, सेंट्रियोल से ना स्पिंडल फाइबर का भी फॉर्मेशन होने लगता है। इसका स्पिंडल फाइबर का भी क्या होने लगता है? फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है ना, तो रिसेंटली हमारे जो क्रोमोसोम है ना वो जस्ट लाइक दैट ऐसे। ठीक है ना, क्लियर है ना? तो ये हमारे क्रोमोसोम। लेकिन जैसे ही फेज बदलता है, प्रोफेज से कहां आते हैं? मेटाफेज में आते हैं। ठीक है ना, तो दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि इस फेज में आने में ना बेटा एक सेंट्रियोल हमारा इधर है और एक सेंट्रियोल इधर होते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बोला कि सेंट्रियोल से ना बेटा ऐसे थ्रेड लाइन स्ट्रक्चर का भी क्या हो गया? डेवलपमेंट, जिसको हम लोग स्पिंडल फाइबर के नाम से जाने। किसके नाम से जाने? स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर इसको हम लोग कह देते हैं बेटा जो आगे चल के क्रोमोसोम के साथ बाइंड कर जाएगा। क्रोमोसोम के साथ बाइंड करके वो हमारा स्पिंडल फाइबर। लेकिन जो ऐसे ही हवा में रहते हैं, ठीक है ना, जो छोटे छोटे स्पिंडल फाइबर है ना बेटा, इन छोटे स्पिंडल फाइबर को हम लोग एस्ट्रल रे कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एस्ट्रल रे बोलते हैं। ठीक है ना, अब इसमें कैरेक्टर क्या होते हैं? पहला कैरेक्टर तो ये है कि ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स आर टोटली डिसअपीयर। सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स क्या हो गए? ठीक है, मतलब ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स टोटली डिसअपीयर। पूरी तरीके से क्या होगा? डिसअपीयर हो गए। सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स पोल। वो कहां पहुंच गया? अपोजिट पोल पे पहुंच गया। स्पिंडल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। यहां पे स्पिंडल फॉर्मेशन का भी क्या होने लगा? फॉर्मेशन होने लगा। साथ ही साथ क्रोमोसोम अरेंज ऑन इक्वेटर। अब ये आगे कहां पे अरेंज हो गए? इक्वेटर। कहां पे अरेंज हो गए? इक्वेटर। तो ये हमारे क्रोमोसोम देखो,
क्रोमोसोम कहाँ अरेंज होते हैं? इक्वेटर। अब बोला ना कि जैसे ये क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज होते हैं ना बेटा, ये पोजीशन कहलाता है काइनेटोकोर। क्या बोला? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर के नाम से जाना जाता है, या इसी को हम लोग सेंट्रोमियर भी कहते हैं। क्या बोला? सेंट्रोमियर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये जो स्पिंडल फाइबर यहाँ से रिलीज हो रहा है ना बेटा, ये स्पिंडल फाइबर आके इसके साथ क्या होता है? बाइंड। क्या होता है? बाइंड करता है, जस्ट लाइक ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। तो आप यहाँ पे एक लाइन में लिख सकते हो कि स्पिंडल फाइबर बाइंड विथ काइनेटोकोर। काइनेटोकोर से क्या हो गया? बाइंड हो गया। अब जैसे ही काइनेटोकोर से बेटा बाइंड होता है, आपको क्लियर लैंग्वेज में ये चीजें दिखाई देती है, एंड दिस इज द बेस्ट स्टेप टू नो कैरियोटाइप। ठीक है ना। जब भी आप माइटोसिस की स्टडी करते हो ना, और आपको कैरियोटाइप जानना है, ठीक है ना, कि किस सेल में कितना क्रोमोसोम है, किस सेल के अंदर कितना क्रोमोसोम्स है ना बेटा, तो उस क्रोमोसोम को जानने के लिए आप हमेशा किस स्टेज से यूज करोगे? बेटा, क्योंकि ऑल द क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट इक्वेटर। जब सारे के सारे इक्वेटर पे अरेंज है, तो सिंपल सी बात है, आप स्पिंडल फाइबर से बंधे होंगे, और जब स्पिंडल फाइबर से बंधा होगा तो दे आर विजिबल। कैसा होगा? विजिबल। अच्छा, विजिबल होगा तो बड़े आसानी से हम उसको क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द बेस्ट स्टेप फॉर कैरियोटाइप। समझ में आ रहा है? मतलब क्रोमोसोम के बारे में अगर आपको नंबरिंग करनी है, जानना है, तो दिस इज द फर्स्ट, सॉरी दिस इज द बेस्ट स्टेप, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही इस स्टेज से बेटा हट के अब इसके बाद वाले स्टेज में जाते हैं, दैट वन इज कॉल्ड एनाफेज। दिस इज द न्यूक्लियस। देखो बेटा, इसके बाद समझाने के लिए ये चीज बताई जाती है, पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहले क्या हो चुका है? डिसअपीयर हो चुका है। बस आपको एक शेप दिया जा रहा है कि दिस इज हैपन इनसाइड द सेल, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है यार? ठीक है। अब देखिए, जैसे ही स्पिंडल फाइबर मेटाफेज के अंदर ना बेटा काइनेटोकोर से जुड़ता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्ट होता है। क्या बोला मैंने? पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्ट होता है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ठीक है ना, ये जो थ्रेड है जिसको हम लोग स्पिंडल फाइबर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? स्पिंडल फाइबर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर के नाम से जाना जाता है बेटा। ये स्पिंडल फाइबर है, एक दूसरे को पुल अप करने लगते हैं, एक दूसरे को क्या करने लगते हैं? पुल अप। पुल अप का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में खींचने लगते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं? खींचने लगते हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन से खींचते हैं ना बेटा, तो ये चीज यहाँ से टूटने लगती है, मतलब टूट के बेटा हाफ इधर और हाफ इधर। समझ में आ रहा है ना? तो एनाफेज में क्या होता है कि जितने भी हमारे क्रोमोसोम्स हैं, दिस वन इज द सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल से किसका डेवलपमेंट था? एस्ट्रोजेन या स्पिंडल फाइबर। ठीक है बेटा। हाँ देखिए, इसको इसने क्या कर लिया? क्या कर लिया बेटा? खींचने लगे। किसकी वजह से? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो क्रोमोसोम क्या हो गया? हाफ में टूट जाता है। क्रोमोसोम हाफ में क्या होता है? टूट जाता है। और जैसे ही हाफ में टूटेगा बेटा, तो हाफ क्रोमोसोम इधर और हाफ क्रोमोसोम इधर, बोला क्रोमोसोम हाफ हुआ। क्रोमोसोम के अंदर जो नंबर है वो कभी डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस होगा नहीं। तो आपने एनाफेज के अंदर क्या देखा? अगर मैं आपसे पूछूं एनाफेज के अंदर आपने क्या देखा, आप क्या बताओगे? यार पहला पॉइंट ये है, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम। मतलब क्रोमोसोम यहाँ पे क्या कर रहा है? सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का मतलब टूट रहा है। क्या कर रहा है? टूट रहा है। दूसरा पॉइंट, मूव
मूव करने लगेंगे। अब ये इसको पुल डाउन करेगा, इधर ही तो लेके आएगा ना बेटा, ये इसको इधर लेके जाएगा। ठीक है, दिस इज द बेस्ट स्टेप टू नो द शेप ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है ना, ये बेस्ट स्टेप माना जाता है किसके स्टडी के लिए? शेप के स्टडी के लिए। आपको ऑलरेडी मैंने बता के रखा है क्रोमोसोम के कितने शेप होते हैं? 4। कौन कौन? 1। अरे बेटा, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक और एसेंट्रिक। ठीक है, मतलब क्या था कि अगर काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर बीच में है तो मेटासेंट्रिक, थोड़ा सा ऊपर या नीचे है तो सब मेटासेंट्रिक, अगर बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे पहुंच चुका है तो टीलोसेंट्रिक, और अगर एब्सेंट है तो एसेंट्रिक। याद है कि नहीं? बोला था ना। तो दिस इज द बेस्ट स्टेज, दिस इज द बेस्ट स्टेज to know about shape of chromosome। क्रोमोसोम के शेप को स्टडी करने के लिए ये बेटा क्या माना जाता है? बेस्ट स्टेप माना जाता है। ठीक है ना, और इसके बाद से हमारा स्टार्ट होता है ना बेटा टीलोफेज। क्या स्टार्ट होता है? टीलोफेज। ठीक है, अगर टीलोफेज को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, देखिए बात किसकी कर रहा है? टीलोफेज की बात करते हैं। ठीक है ना, तो टीलोफेज के अंदर क्या होता है? ठीक है, लोग ये टीलोफेज के अंदर क्या होता है? ये पूरी तरीके से टूट गया ना। अच्छा, टूट गया तो ये वाला पोल इधर जाएगा, ये वाला मैटर इधर आएगा, मतलब ये क्रोमोसोम इस पोल पे और ये वाला क्रोमोसोम उस पोल पे। ठीक है ना, मतलब क्रोमोसोम पहले तो कहां पहुंच गया? एक्चुअल पोजीशन। कहां पहुंच गया? मतलब जिसको जहां होना चाहिए था वहां पे क्या हो चुका है? पहुंच चुका है। यहां तक कोई चीज को डाउट नहीं। अब जैसे ही बेटा ये पूरी कहानी होती है, देखिए क्रोमोसोम रीच एट अपने पोल पे पहुंच गया साथ ही साथ। ठीक है, इसको बेटा ये टीलोफेज बेटा हम लोग जस्ट अपोजिट फेज ऑफ प्रोफेज मानते हैं। मतलब जो कुछ भी प्रोफेज के अंदर हुआ था ना, सारे के सारे चीज यहाँ पे भी होती है, लेकिन जस्ट उनके उल्टा। उल्टा मतलब अपोजिट। पहला क्वेश्चन क्या था कि ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स आर डिसअपीयर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स start to reappear। अब वो सारे के सारे फिर से क्या होने लगेंगे? रीअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रीअपियर हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या हो जाएगा? रीअपियर हो जाएगा। इधर जो सेंट्रियोल डुप्लीकेट हुआ था, सिंपल सी बात है वो कंडेंस है तो कंडेंस ही रहेगा, क्योंकि जब सेल की डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है तब जाके क्या होगा? डुप्लीकेट करेगा। क्या करेगा? डुप्लीकेट करेगा। जो क्रोमोसोम यहाँ पे कंडेंस थी, अब ये क्रोमोसोम फिर से लूजली क्या हो जाएगी? अरेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अरेंज हो जाएगी। इसीलिए बेटा इसको साफ साफ कहते हैं कि दिस इज द अपोजिट फेज ऑफ प्रोफेज। ये प्रोफेज का क्या होता है? एकदम उल्टा फेज होता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलती है बेटा कि अगर एक एनिमल सेल है ना बेटा, तो ये साइटोप्लाज्म को इनिशिएट कर देता है, क्योंकि इसके बाद जो हमारा जो फेज है दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस जैसे कंप्लीट हुई उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस हमारा क्या होगी? स्टार्ट होगी। तब ये सेल धीरे धीरे ना बेटा यहाँ से ऐसे क्या करेगी? इनवेजिनेट करने लगेगी। समझ में आ रहा है ना? अब ये धीरे धीरे यहाँ से क्या करने लगेगी? इनवेजिनेशन करने लगेगी। ठीक है, मतलब ये किसको इनिशिएट कर रही है? किसको इनिशिएट कर रही है? साइटोकाइनेसिस की। ठीक है ना, और एक समय ऐसा आएगा कि ये लेयर पूरी तरीके से एक दूसरे से मिल जाएंगे और ये सेल ऊपर और ये सेल नीचे, और ये पूरे सेल एक से दो में क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। ठीक है ना, फिर मैं बोलूं साइटोकाइनेसिस का मतलब अगर एनिमल है, ठीक है ना, तो सेल इनवेजिनेशन।
मेथड से ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसी को सेल फ्यूरो मेथड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, या इसी को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर प्लांट सेल होगा, ठीक है ना, तो सिस्टम ये बोलता है ना बेटा, प्लांट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म को इन्वेजिनेट कर जाएगा, लेकिन उसकी सेल वॉल कैसे इन्वेजिनेट करेगी, ठीक है ना, क्योंकि वो डेड इन नेचर है, ठीक है ना। तो एक्चुअली में होता क्या है ना बेटा, कि अगर एक प्लांट सेल होगा ना, तो जैसे ही सेल आने डिसअपीयर होंगे तो गॉल्जी बॉडी भी डिसअपीयर होती है। और प्लांट सेल के गॉल्जी बॉडी को हम लोग डिक्टियोसोम बोलते हैं। क्या बोला गया, डिक्टियोसोम बोला गया। अब ये डिक्टियोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर छोटे छोटे ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करते हैं। क्या बोला, छोटे छोटे ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर का क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। और वो ग्रेन्यूल सबसे पहले सेंटर में आके अरेंज होते हैं। कहां पे अरेंज होंगे, सेंटर में। यहां पे आके क्या होंगे, अरेंज, मतलब पहले इनकी अरेंजमेंट इधर होगी और फिर यहां से ये आउटर साइड की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। मतलब पहला अरेंजमेंट बीच में, फिर बाहर की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है ना। तो सेंटर से बाहर की तरफ मूव होता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोला गया, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है ना। तो प्लांट सेल के अंदर सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म देखने को मिलती है, क्लियर है ना। एंडोसेल में क्या था, बाहर से अंदर, इसलिए कैसा था, सेंट्रीपिटल, ये सेंट्रीफ्यूगल हो जाता है, ठीक है ना। साथ ही साथ इसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। सेल प्लेट बोला ना कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिक्टियोसोम के बेटा छोटे छोटे ग्रेन्यूल का जो डेवलपमेंट करते हैं ना, तो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है और उस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को हम सेल प्लेट बोलते हैं, जो आगे चल के प्लांट का सेल वॉल बना देता है। समझ में आया ना। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पे क्या होते हैं, डेवलपमेंट होती है। और पूरी माइटोसिस फेज में बेटा ना, एक से दूसरे का, ठीक है ना, या दूसरे से तीसरे का किस तरीके से कैरेक्टर का मूवमेंट हो रहा है, या किस तरीके से प्लांट किस चीज को यूज करती है, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है ना। बात सबको समझ में आई, ठीक है ना। अब इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा कर कि माइटोसिस एक फेज होती है जिसमें क्रोमोसोम नंबर ऑलवेज इक्वल, क्रोमोसोम नंबर ऑलवेज इक्वल, ठीक है ना, बट सेल डिवाइडेड, सेल क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इसीलिए पूरे माइटोसिस में ना बेटा एक वन राउंड सेग्रीगेशन एंड वन राउंड रेप्लिकेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। लेकिन जब मियोसिस पढ़ेंगे तो जस्ट इसके उल्टा, क्लियर है, किसी को कोई डाउट इसमें।